हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत, ये स्टेटमेंट दिया है एनसीडीआरसी द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने। दूसरी न्यूज़ है देश की पहली चालक रहित मेट्रो आज से, और इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पहली न्यूज़ से देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि एनसीडीआरसी ने बिग बाजार में ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से 18 रुपए की कीमत वसूले जाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। आयोग ने बिग बाजार को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से ग्राहकों से कैरी बैग की कीमत वसूलना बंद करे। एनसीडीआरसी ने इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम और चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए बिग बाजार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया है। एनसीडीआरसी के प्रिसाइडिंग मेंबर दिनेश सिंह ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य तौर पर रिटेल आउटलेट अपने ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग उपलब्ध कराते हैं ताकि उन्हें खरीदा हुआ सामान ले जाने में सुविधा हो। बिग बाजार भी पहले ग्राहकों को मुफ्त में पॉलीथीन का कैरी बैग उपलब्ध कराता था। अब उसने पॉलीथीन की बैग की जगह कपड़े का कैरी बैग देना शुरू कर दिया है, जिसकी अलग से कीमत ली जाती है। आयोग ने कहा है कि आउटलेट में खरीदारी के लिए घुसने और चीजें चुनने से पहले ग्राहकों का यह जानने का अधिकार है कि उनसे कैरी बैग की अलग से कीमत ली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है देश की पहली चालक रहित मेट्रो आज से प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। दिल्ली मेट्रो रविवार को नया इतिहास रचेगी। देश की पहली बार मेजेंटा लाइन पर बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम के बीच बगैर चालक के मेट्रो रफ्तार भरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। वह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी जारी करेंगे। इससे मेट्रो में सफर के एक नए युग की शुरुआत होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी का कहना है कि चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की न्यूनतम आवश्यकता होगी। इससे मानवीय गलतियों के कारण परिचालन प्रभावित होने की आशंका समाप्त हो जाएगी। ये ट्रेन मेट्रो भवन में बने केंद्रीय कंट्रोल रूम में से कमांड देकर संचालित की जाएगी। मौजूदा समय में इस कॉरिडोर पर 5 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन होता है। चालक रहित मेट्रो के परिचालन का फायदा यह है कि यात्रियों का दबाव बढ़ने पर महज 90 सेकंड के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन हो सकेगा। इससे मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकेगी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर हो सकती है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। सदी के सबसे भयावह महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत के लिए यह तो और भी सुकून देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की दौड़ में सबसे आगे है, उसे कोरोना के नए प्रकार के खिलाफ की कारगर माना जा रहा है। नए आंकड़ों के आधार पर कंपनी के हवाले से ब्रिटेन की मीडिया ने यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ब्रिटिश स्वास्थ्य नियामक एजेंसी गुरुवार से पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे सकती है। एक दिन पहले ही भारत ने कहा है कि ब्रिटेन में मंजूरी मिलने के बाद वह भी इस बारे में फैसला करेगा। भारत में इस वैक्सीन को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रही है। भारत में जिन 3 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, उसमें कोविशील्ड सबसे आगे है। इसके अलावा फाइजर और भारत बायोटेक ने भी मंजूरी के लिए दावा नियामक के यहाँ आवेदन किया है। एस्ट्राजेनेका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पास्कल रियोट ने कहा है कि नवीनतम डाटा के मुताबिक वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह 95% सुरक्षित और गंभीर संक्रमण रोकने में 100% कारगर है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि नियमों के भारी बोझ से उद्योग होगा मुक्त, और दूसरी न्यूज़ है कि देरी वाली इंफ्रा परियोजनाओं की लागत 4.34 लाख करोड़ बढ़ी। पहली न्यूज़ है उद्योग को अनेक प्रकार के नियमों एवं कानून के भारी बोझ से मुक्त कराने का प्रयास तेजी से चल रहा है।
इस बारे में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उद्योग को बढ़ावा देने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। इस दिशा में केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं राज्यों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उद्योग के विकास के लिए जरूरी व सुगम माहौल बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रालय व राज्य सरकार ऐसे कानून व नियमों का अवलोकन करेंगी जिसे बदलने या निरस्त करने की जरूरत है। इस दिशा में कुछ क्षेत्रों का चयन भी किया जा चुका है। इसमें लाइसेंस के नवीकरण की समय सीमा बढ़ाने या खत्म करने से लेकर रजिस्टर या रिकॉर्ड करने की बाध्यता खत्म करने वाला लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत हटाने जैसी पहल शामिल है। नेक्स्ट है, इंफ्रा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक की 442 परियोजनाओं की लागत 4.34 लाख करोड़ बढ़ी है। इसकी मुख्य वजह जमीन अधिग्रहण में समस्या, वन एवं पर्यावरण मंजूरी में विलंब तथा संबंधित इंफ्रा सुविधाओं का अभाव होना बताया गया है। परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग में देरी, इंजीनियरिंग रूपरेखा को अंतिम रूप देने में हुआ विलंब, निविदा ऑर्डर और उपकरण आपूर्ति में देरी समेत कानून व्यवस्था और अन्य दिक्कतों के चलते भी इनकी लागत बढ़ी है। कोविड-19 महामारी और इसकी रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन से भी दर्जनों परियोजनाओं में देरी हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1671 परियोजनाओं से 442 की लागत में वृद्धि हुई है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, चीन को आईना दिखाने वाला साल। लद्दाख में भारतीय सेना के रुख ने चीन से भयाक्रांत देश में यह भरोसा जगाया कि भारत चीन वार का पलटवार करने में सक्षम है। और इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में राजनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के प्रमुख हर्षवी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, किसानों के मददगार मोटे अनाज। जो मोटे अनाज कभी गरीबी के प्रतीक माने जाते थे, वे अब अमीरों की पसंद बन गए हैं। किसान इस पहलू पर भी गौर करें। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा गया है साहित्यकार क्षमा शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, मौका परस्त राजनीति। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से मौका परस्त राजनीति की जा रही है, उसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। तो चलिए अब पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। चीन को आईना दिखाने वाला साल। बीते कुछ दशकों में किसी एक साल ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को शायद ही इतना प्रभावित किया हो जितना 2020 ने। इस साल की शुरुआत ही चीन के वुहान से निकले उस कोरोना वायरस से हुई जिसने जल्द ही पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया। इसका प्रकोप इतना बढ़ गया कि कोरोना से उपजी कोविड-19 बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित करना पड़ा। चूंकि इसका कोई उपचार नहीं था, तो उसके संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने ऐसा ही किया। इसकी वजह से सब कुछ थम सा गया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। परिणाम स्वरूप सेहत पर मंडराए इस संकट ने सामान्य जनजीवन से लेकर रोजगार तक पर घातक प्रहार किया। ऐसे में यह साल इस आपदा से जुड़ी तमाम तस्वीरों के लिए भी याद रखा जाएगा। दुनिया के अधिकांश देशों ने चीन को ही इस आपदा का असल दोषी माना। इसी वजह से स्पष्ट है कि नवंबर 2019 में ही चीन ने इस जानलेवा वायरस की व्यापक मौजूदगी के बावजूद बीजिंग ने वैश्विक समुदाय को इसकी सूचना नहीं दी। इतना ही नहीं, जब दुनिया को इसकी भनक लगी तब चीन ने इसे छिपाकर इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भी अपने प्रभाव से शिकंजा कसा। इसी कारण WHO ने न केवल कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने में विलंब किया, बल्कि उसके लिए चीन को जिम्मेदार मानने से ही इनकार कर दिया। इस वैश्विक संस्था पर चीन के अंकुश का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब इस महामारी की पड़ताल के लिए उसे अपनी जांच टीम चीन भेजनी थी, तो यह काम भी उसने बीजिंग की शर्तों पर ही करना पड़ा। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने कोरोना को लेकर जवाबदेही तय करने की व्यापक जांच का मुद्दा उठाया, तो चीन ने अपने आर्थिक दबाव से उल्टे उसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सामरिक मोर्चे के अलावा कूटनीतिक अखाड़े में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। उदाहरण के तौर पर चीन अब तक जिस हिंद प्रांत रणनीति को खारिज करता आया है, उसे इस साल व्यापक मान्यता हासिल हुई।
अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों और यहाँ तक कि आसियान राष्ट्रों द्वारा इस क्षेत्र का महत्व स्वीकारने और उसके अनुरूप नीतियां बनाने से स्पष्ट है कि अब इस अवधारणा को स्वीकृति मिल रही है, जो चीन के किसी झटके से कम नहीं। आर्थिक मोर्चे पर भी इस साल चीन को खासी तपिश झेलनी पड़ी। दुनिया के करीब 70 देशों ने अपने यहाँ 5G की होड़ से उस हुआवे कंपनी को बाहर कर दिया जिसे चीन अपने राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखता आया है। दुनिया की तमाम कंपनियां चीन से अपनी विनिर्माण इकाइयां ले जा रही हैं। अमेरिका इस मामले में खासा सक्रिय हुआ है। वहीं जापान ने तो चीन छोड़कर आने वाली अपनी कंपनियों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। भारत भी इससे बन रहे अवसरों को भुनाने में जुट गया है। एक ऐसे समय में यह सब चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं, जब वह स्वयं को वैश्विक नेतृत्व के दावेदार के तौर पर आगे बढ़ाने में जुटा था। नेक्स्ट है किसानों के मददगार मोटे अनाज। इन दिनों किसान आंदोलन की खबरों के बीच खेती किसानी से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पार्श्व में चल रहे हैं। अपनी नियति सुधारने में जुटे किसान यदि सरकारी नीतियों के बजाय कुछ पुरानी परंपराओं पर गौर करें तो उनका बहुत भला हो सकता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन दिनों नकदी फसलों की बातें भी लगातार हो रही हैं। ऐसी फसलों के पैसे किसानों को हाथों हाथ मिल जाते हैं। अभी सर्दी का मौसम है। मक्के, बाजरे की रोटी, मेथी की साग, उड़द की धुली दाल के साथ खाने की यादें आ रही हैं। बाजार गर्म होने के कारण गर्मी के दिनों में नहीं खाया जाता है। बाजरा गर्म होने के कारण गर्मी में नहीं खाया जाता है। इसी तरह नया गेहूं भी एकदम से नहीं खाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। इससे पेट के बहुत से रोग हो जाते हैं। इसलिए पुराना करके खाना चाहिए। आज इस तरह की बातें संभव है कि गांवों में भी सभी को याद ना हो क्योंकि पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाती हैं कई बातें। इसलिए इस ज्ञान को सहेज कर उसका अधिक लाभ उठाना समय की मांग है। हालांकि यह भी कितनी विचित्र बात है कि गेहूं के पौधे से बना रस तमाम उन्हीं रोगों को दूर करने वाला माना जाता है जिससे जिनका कारण गेहूं को बताया जाता है। इन दिनों हर जगह इस तरह के ताजे रस बिकते देखे जा सकते हैं। हालांकि आज कई शोध कह रहे हैं कि गेहूं के मुकाबले मोटे अनाज शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ये शरीर के पोषण में भी सहायक हैं। इसलिए इन दिनों मोटे अनाज खासे महंगे बिकते हैं। ये बोरियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट में बिकते दिखते हैं। ऑर्गेनिक के नाम पर तो उनके मुंह मांगे दामों पर हर जगह खरीदार मौजूद हैं। अपने देश में विदेशों से आयातित मोटे अनाज भी खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। इस तरह से आज ये नई नकदी फसल हैं। जिन मोटे अनाज को एक समय गरीबी का प्रतीक माना जाता था वे अब हैसियत बताने वाले बन गए हैं। उन्होंने गेहूं की हैसियत को पछाड़ दिया है। आज मेले ढोलों में एक बाजरे की रोटी 150 रुपए की मिल रही है। जिस रोटी को पहले हमारी माँ या दादी बिना चकला बेलन की मदद से हाथों में पानी लगाकर बना देती थी, आज उनकी कीमत हमारी नज़रों में कुछ नहीं है। इसके अलावा अब तो गेहूं की पारंपरिक खेती के बजाय लोग फूलों, सोयाबीन, मशरूम और महंगी सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हाथों हाथ पैसा मिल जाता है। एक साथ इनकी कई फसलें भी ली जा सकती हैं। लेकिन यदि इन नकदी फसलों को उगाने पर ही हमारा जोर रहा तो हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद देश में खेतों में मेथी, पालक, बथुआ और मूली आदि गायब हो जाएं और हम हरी सब्जियों के लिए तरस जाएं क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। लिहाजा हमें संतुलन बनाकर चलना होगा। इसी में किसानों और देश की भलाई है। नेक्स्ट है कृषि मौकापरस्त राजनीति। कृषि कानूनों पर किसान नेताओं को उकसाने में जुटे विपक्षी दलों के नेता किस तरह घोर अवसरवादी और एक तरह से छल कपट भरी राजनीति का परिचय दे रहे हैं, इसका पता खुद उनके उस पुराने बयानों से चलता है जिसमें वे किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने और उन्हें अपनी मर्जी से अपनी उपज को बेचने की व्यवस्था की जरूरत जता रहे हैं। गत दिवस भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के उस वीडियो को सार्वजनिक किया जिसमें वह लोकसभा में यह कहते हुए देखे सुने जा सकते हैं कि किसानों को बिचौलियों से बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक सभा में किसानों के लिए बिचौलियां मुक्त बाजार की जरूरत पर बल देती हुई नजर आ रही है। यह हैरानी की बात है कि आज समूची कांग्रेस इन्हीं बिचौलियों की तरफदारी करने में लगी हुई है। यह ढिलाई के साथ इसकी भी अनदेखी कर रही है कि
पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने घोषणा पत्र में इसी तरह के कानून का वचन दिया गया था जैसा मोदी सरकार ने पिछले दिनों बनाए हैं। केवल इतना ही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव के अवसर पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसी तरह के कानून बनाने का वादा किया था। इसी तरह का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि दशक की वनडे और T20 टीम के कप्तान धोनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार को इस दशक यानी 2011 से 2020 की सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की है। इन टीमों को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर चुना गया है। पूरी दुनिया में करीब 15 लाख लोगों ने 50 लाख से अधिक वोट करके यह टीमें चुनी हैं। भारत को 28 साल बाद वनडे विश्व कप जिताने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को वनडे और T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं टेस्ट टीम का कप्तान कोहली को बनाया गया है। पुरुष और महिला टीमों में कुल 9 भारतीय खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। तो ये आज का यानी 28 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।